when I started meditating, एक schedule follow करना start किया and in a very disciplined manner, तो मुझे अपने आप ही रास्ता दिखता गया. I mean, उसके लिए किसी की मेरे को एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो इट वॉज़ ऑल नेचुरल, इट वॉज़ ऑल स्पिरिचुअल आई वुड से, बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी फोकस लेवल बढ़ जाता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है. तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एंड यू कैन सी व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग वेरी क्लियरली. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोग के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड. आज हमारे बीच में बेहद इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद हैं. ये एक लॉयर हैं, लीगल इन्फ्लुएंसर और जोश टॉक स्पीकर भी हैं. सो प्लीज़ वेलकम आशीष डावर. Thank you so much, sir, for having me here and giving me an opportunity to, discuss some things which are really important. And I think आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों पे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का. श्योर, आई थिंक मैं भी एक्साइटेड हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं आपके पास में लीगल्स को लेकर के. तो शुरुआत में जर्नी कैसे आपने शुरू करी, ये इंटरेस्ट कब जागा, या फिर कोई फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे ये जर्नी शुरू हुई? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि मैं आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माय होल फैमिली एंड कोई मेरे आसपास भी इर्द गिर्द भी कोई वकील नहीं है. सो प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि मैं एक्सीडेंटली लॉयर बन गया, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था. सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी आफ्टर माय स्कूलिंग. तो उसमें मेरा 1.5 साल बर्बाद हुआ, बट आई कुडंट क्लियर दैट एग्जाम. एनडीए आपने दिया था? जी जी तो जी, मैं एनडीए क्लियर कर चुका हूँ. और एनडीए मैंने क्लियर किया था और 5 दिन का एसएसबी था, 32 एसएसबी इलाहाबाद महाराज. बट 5वें दिन पे आई वाज आउट. बट 32 एसएसबी इलाहाबाद वाज सच ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट और बिल्कुल पढ़ाकू, पढ़ाई का कीड़ा जिसे कहते हैं, आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन. फिर जब एनडीए के वो 5 दिन थे, वो जो एसएसबी के 5 दिन थे, वो इतने मेस्मराइजिंग थे. बट मैं इतना पढ़ाकू नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट मेरे को एक जैसे कहते नहीं कीड़ा काट गया, करना ही करना है मतलब. तो वो मैंने 1.5-2 साल दिए, बट नहीं हो पाया, होना भी नहीं था वो उस टाइम, मतलब जो मेरा अप्रोच थी. बट उसके बाद वही पीयर प्रेशर पड़ गया कि 1.5 साल बर्बाद हो गया आपका, अब क्या करोगे, कैसे नहीं करोगे. फिर बाय एनी चांस हमने एक लॉ कॉलेज में मैंने एंट्रेंस दे रखा था, तो वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, एडमिशन मिल गया, तो वहाँ से मेरा लॉ का सिलसिला चालू हो गया. इन अर्ली डेज आपको काफ़ी कंसंट्रेशन इश्यूज और फोकस के इश्यूज रहते थे, तो हाउ यू डेल्ट विद दैट? या देखिए बिल्कुल रहते थे, आई अग्री विद यू. काफ़ी ज़्यादा मैं डी-फोकस था लाइफ में, डी-रेल था. मतलब मेरे को पैसे कमाने का बड़ा कीड़ा था उस टाइम पर. अच्छा. तो आई हैड टू मेंटेन माय लाइफस्टाइल, आई हैड टू मेंटेन एवरीथिंग. बट घर वालों से उतना सपोर्ट नहीं ले पा रहा था मैं. एंड घर वाले वाज लाइक, तेरे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब आगे देख ले तो खुद ही. तो एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी, मतलब ये सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए. तो उस टाइम पे आई हैड बीन इनटू मैनी बिजनेसेस जो कि फेल हो गए. सो जिसकी वजह से मेरा फोकस भी काफ़ी बिगड़ा, मेंटल हेल्थ भी बड़ी बिगड़ी. सो लॉकडाउन का टाइम है, 2019 एंड 20 का टाइम था. तो कोविड आया. कोविड में काम आना जाना बंद हो गया, कोर्ट जाते थे, कोई काम नहीं बचा, कुछ इनकम नहीं बची. एंड उसके बाद आई हैव गिवन अ थॉट कि यार भाई, अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस होता है, क्रिएट होता है, तब तो मतलब 3-3 महीने के कोविड ब्रेक्स लग रहे थे. बट अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट होता है कि भैया 2 महीने 2 साल के लिए हो गया, 1 साल के लिए हो गया, तब मैं क्या करूँगा? राइट. एंड मेरे अंदर भी ये बात थी कि सेल्फ इस्टीम थी कि घर वालों से नहीं लेना, बिकॉज इट्स बिन डन एंड डस्टेड. हो गया, घर वालों से ले भी लिया, कर भी लिया, सारी चीज़ें हो गई. देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. मैं अपने ऊपर टाइम देने लग गया. मैंने मतलब अब काफ़ी सारे दोस्त यार थे, सबसे कट ऑफ कर दी एंड अपने आप को कमरे में बंद कर लिया काफ़ी टाइम के लिए. तो उसके बाद मेडिटेशन करी. आई यूज्ड टू वेक अप एट
AM इन द मॉर्निंग, उसके बाद मैं 4 बजे अपनी मेडिटेशन करने चला जाता था, पेड़ के नीचे बैठ जाता था. मतलब दिस इज़ हाउ इट वाज माय रूटीन फॉर 2.5 years, 2.5 3 years. सुबह उठना, 4 बजे मेडिटेशन के लिए जाना, वॉक करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद आके अपना खाना पीना और इसी चीज़ पे फोकस कर लेना. बट वही है, उस टाइम पे क्या सोशल मीडिया चलता था ज़्यादा. मैं भी आई वॉज ऑल्सो एंगेज विद माई सोशल मीडिया स्टफ. मतलब देखता रहता था, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता नहीं था ज़्यादा. टीवी होता था, सोशल मीडिया होता था. तो सोशल मीडिया करते 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 एकदम से आइडिया आ गया दिमाग में कि यार चलो अब इसी चीज़ पे फोकस करते हैं, इसी चीज़ में कुछ यहीं से वो जो डिजिटल जो कंटेंट बनाने की जर्नी वही कोरोना के टाइम से शुरू हुई. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो उसके लिए जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बिकॉज दे आर सो मेनी क्रिएटर्स जो कि शुरू तो करते हैं, मगर वो जो इंस्टेंट रिजल्ट की कहीं ना कहीं उन्हें एक आशा रहती है कि तुरंत कुछ रिजल्ट मिल जाए तो बढ़िया रहे. तो उस फेज़ को किस तरीके से आपने डील किया एंड हाउ यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, वो जो लगातार मोटिवेशन चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए? सर वही बात है, फोकस आपका होना चाहिए और मेंटल हेल्थ एकदम स्टेबल होनी चाहिए. अगर मैं आपके शो पे ये बात बोल रहा हूँ तो मेंटल इज़ द की वर्ड. सो इट हैज़ टू बी वेरी स्टेबल एंड यू हैव टू बी वेरी स्टेबल विद दैट. आपको आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू प्लान थिंग्स कि हाँ आज मैंने इतना टास्क करना है, कल मैंने इतना कंप्लीट करना है, परसों इतना करना है. एंड दिस इज़ हाउ यू सी योर सेल्फ आफ्टर आफ्टर 1 year कि हाँ मैं 1 साल बाद इतना यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 2 साल बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा. बट मेरा ये बिलीव है यार, आप बेबी स्टेप्स लेते रहो एंड हर दिन आप एक गोल सेट करो. आज मैं इतना करूँगा ही. ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है, बट कम न मतलब उस चीज़ को कम मत करो. ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू एनी सिचुएशन, आप उस चीज़ को कम मत करो बट ज़्यादा कर लो. तो सो ट्रू, बिकॉज मैनी टाइम्स पीपल अटैच देमसेल्फ टू रिजल्ट, फॉलोअर्स, उससे अटैच करके रखते हैं. तो इनिशियली कब से आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलने चालू हुए? क्योंकि कई बार शुरुआत में तो एकदम से तो नहीं वो अटेंशन मिलती है या वो ग्रोथ मिलती है. सर देखिए, टाइम तो लगा. मतलब 3 साल बाद एक ऐसा टाइम आया कि हाँ यार अब मैं कुछ इसमें से कमा रहा हूँ. मतलब अच्छा, पैसों का तो मैं वैसे भी आपको बताऊं कि हाँ आई नीड दैट मनी टू मेंटेन एवरीथिंग. बट हम कुछ गलत भी नहीं करते. बट ये है कि हाँ यार कपड़ों का शौक है, इसका शौक है, गाड़ी का शौक है, कोई फालतू चीज़ों का शौक नहीं है. मतलब नशे हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया, उन चीज़ों का नहीं था. अपना यही है कि हाँ कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिमाग में रखी. राइट. और स्टार्टिंग में तो इसलिए कर रहे थे कि हाँ यार चलो एक चीज़ मिल गई हमें, एक रास्ता मिल गया जस्ट टू स्प्रेड आवर नॉलेज. तो वो सोशल मीडिया के थ्रू मिला हमें. उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं था कि इसके थ्रू भी हम कमा सकते हैं. तो ये तो हर डेली कर करके हर दिन कुछ ना कुछ सीख कर पता लगा कि हाँ यार सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ अर्निंग और यहाँ से भी हम अपना लिविंग बना सकते हैं. तो वो चीज़ कब समझ आई, जब हमने 2, 2.5, 3 साल कंसिस्टेंटली इसको सोशल मीडिया को दिया. और तब जाके मेरे को एक पाथ मिला कि हाँ यार इससे ऐसे कमा सकते हैं, मोनेटाइज भी किया जा सकता है. तो अभी क्या मोटिवेट करता है? एक तो आपने कहा कि यस कि आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, और क्या मोटिवेशन का सोर्स रहता है व्हेन यू मेक कंटेंट? व्हाट इज मोटिवेटिंग यू? सब मोटिवेशन यही है यार, सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है लोगों की दुआएं. और अगर आप कोई मेरा ये मानना है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ अगर आप कुछ दे रहे हो किसी के ऐसी चीज़ दे रहे हो जो कि बड़े डाइजेस्टिव वे में, बड़े एक्सेसिबल वे में उसको समझ आ रही है एंड दैट पर्सन कैन यूज़ दिस थिंग इन देयर डेली चोर्स. तो उस चीज़ों से क्या होता है सर, मैं खुद देखता हूँ कि कमेंट्स आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि यार आपने मेरा ये सॉल्व करवा दिया सर, थैंक यू सो मच, आपकी इस वीडियो की वजह से ये हो गया, ट्रैफिक वाले से मैं बच गया, मेरा ये सॉल्यूशन हो गया, मेरा ये हो गया. सो मैं सोचता हूँ यार इतने लोग हैं, मतलब आई रिसीव थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एवरी डे, और उसमें से आप लगा लो 200-400 मैसेजेस होते हैं थैंक यू वाले. मैं फिर आई फील वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मेरे को एक ज़रिया बनाया एंड एक पाथ दिखाया कि वेयर आई कैन हेल्प पीपल. तो ये एक अलग लेवल का मोटिवेशन है, एक अलग लेवल की इकागाई है. मैं भी कई बार आपके वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि आप अलग अलग ऐसे टॉपिक्स पे बनाते हैं. तो मुझे वो देख कर के एक्चुअली लगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम एटलीस्ट, जैसे ये ट्रैफिक वाले किस्से हो गए या फिर सिंपल जो एनिमल से रिलेटेड राइट्स हैं या एक विमेन के घर में क्या राइट्स हैं,
सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ थोड़ी जानकारी, कोई एजुकेशन इसके बारे में रहनी चाहिए? क्यों सिर्फ जो लॉ है उसी को ही डिटेल में पढ़ने का मिलना चाहिए, या फिर बाकी सब्जेक्ट जैसे आप सिखा रहे हो, ज्योग्राफी सिखा रहे हो, हिस्ट्री सिखा रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ हमें स्कूल में फंडामेंटल राइट्स सिखा दिए जाते हैं, और मेरा भी यही मानना है कि जो लॉ है वो एक मैंडेट कर देना चाहिए सब बच्चों के सिलेबस में। हाँ यार, मतलब एक आप बेस सेट कर लो, जस्ट नॉट द फंडामेंटल राइट्स, आप कुछ चीज़ें भी बताओ लोगों को। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर राइट्स क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या है। यस, इसके अलावा ये चीज़ें अगर लोगों का बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो देन पीपल कैन ऑल्सो सी a light wherein people can go for law in their career, respective careers as well. बट जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक एडवोकेट हूँ बाय एन एक्सीडेंट, तो मुझे नहीं पता था कि लॉ की लाइफ क्या होती है, कैसे होती है। बट मैं घुस गया अंदर, तब जाके मैंने एक्सप्लोर की चीज़ें, एंड देन आई फाउंड इट वेरी मेस्मराइजिंग कि हाँ यार, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो मेरा यही मानना है यार कि लॉ सबके लिए एक मैंडेट सब्जेक्ट कर देना चाहिए। बाकी व्यक्तिगत रूप के फॉर्म में अगर मैं ये बात करूं तो जो लॉ है वो हर किसी को आना चाहिए, कि हर किसी को अवेयर हो। एवरीबडी शुड बी अवेयर अबाउट देयर लॉज एंड राइट्स, एंड उसकी वजह से दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो कि वो ओवरकम कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारा करप्शन जो रूट लेवल पे है उसमें बहुत सारी तो इग्नोरेंस की वजह से ही, बिकॉज पीपल आर completely ignorant करेक्ट about it. So for in that sense you are doing amazing work because you are educating people, and I'm sure कि काफ़ी लोग वो जो मैसेज कर रहे हैं उनको काफ़ी वैल्यू उस कंटेंट से मिलती होगी। सो एज ए लॉयर जब आप अपनी लाइफ देखते हैं तो उसके कुछ क्या तो बेनिफिट्स आपको लगते हैं, और क्या चैलेंजेस, सबसे मेजर चैलेंजेस क्या लगते हैं? देखिए, एज अ लॉयर आपके पास ना एक पावर आ जाती है। पहले मैं बेनिफिट की बात बताता हूँ। एक पावर आ जाती है कि यार इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी सिचुएशन, तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उससे घबरा नहीं सकते। आई मीन यू डोंट हैव टू रन आफ्टर अदर लॉयर्स, अदर एडवोकेट्स, लोगों में तो कोर्ट के नाम से फोबिया होता है, डर होता है। कोर्ट के नाम पे लोगों को फोबिया हो जाता है कि यार कोर्ट कचहरी का मामला है। तो एक ये पावर आ जाती है कि हाँ यार, वी कैन इफ समथिंग हैपेंस विद अस, वी कैन जस्ट सिट, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक द अपना कोई भी रिस्पेक्टिव सोल्यूशन उसके लिए। तो वो एंजाइटी नहीं है कि वो एंजाइटी नहीं है। हाँ, तो यू कैन हैंडल योर थिंग्स। करेक्ट। और एक बेनिफिट तो यही है, काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हैं, बट मैं मेनली इसको मानता हूँ। कभी कोई इसका मिसयूज करता है? सर देखिए, मिसयूज़ तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी इस प्लेटफॉर्म से, तो बट मैंने आज तक मिसयूज़ नहीं किया है। मैंने अपने आसपास अपने वकील दोस्तों को मिसयूज़ करते हुए नहीं देखा। बट येस, पीपल कैन मिसयूज़ लॉ एज वेल, कि अगर कोई अपने एडवोकेट को दिख रहा है कि कोई क्रिमिनल है, देन ऑल्सो ही हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द कोर्ट। तो वही है कि जो बच जाता है तो उसके लिए मिसयूज कैन बी यूज्ड। सो मिसयूज तो आई थिंक नॉट द राइट वर्ड, बट कभी अपना थोड़ा सा रुतबा दिखाने के लिए, हाँ जी, उसके लिए यूज होता है कि थोड़ी पावर दिखाने के लिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जो करते भी हैं तो आई वोंट फाइंड इट राइट, बिकॉज यार एक ये बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, एंड इफ़ यू नो एनी सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, तो आप ठीक है ना, आप सही ढंग से सही तरीके से उसको लेके जाइए। रुतबा दिखाने में क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा। सो एक चीज़ मैं कई बार खुद भी सोचता हूँ, कुछ लॉयर मेरे दोस्त भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो कई बार एक जब क्लाइंट आपको मिलता है तो आई थिंक इतने केसेस देखने के बाद में इंट्यूटिवली तो आपको कुछ तो आइडिया लग जाता है कि ये कल्प्रिट है या नहीं है, इनोसेंट है। तो उस मोमेंट में अपना एथिक और अपना प्रोफेशन, इन दोनों में से जब एक चूज़ करना होता है, तो हाउ डू यू मेक दोज डिसीजन? सर देखिए, हमें स्टार्टिंग से ये सिखाया गया है, क्लाइंट भगवान होता है हमारे लिए, एंड अगर क्लाइंट आ रहा है एंड इफ़ ही हैज़ समथिंग टू टेल अस, तो वो खुल के हमें बताए। और बाकी हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि यार ये सही है गलत है। वी जस्ट डिपेंड ऑन व्हाट क्लाइंट सेज टू अस। जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस वो हमें बताते हैं, वी जस्ट डिपेंड
आर नॉलेज ऑन दैट थिंग. और एथिक्स और उसकी बात रही तो उसके लिए अलग अलग एथिक्स है. फॉर एग्जांपल मेरा अपना एथिक है कि आई वोंट एंटरटेन एनी केसेस जो कि वुमेन के अगेंस्ट हो, दैट वुड बी रेप डिफेंडिंग केसेस. तो ये मेरा अपना एथिक है. एथिक इस हिसाब से देखे जाते हैं. बाकी अगर आपका क्लाइंट आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा है तो अपने अंदर से एक फीलिंग आ जाती है बाय हैविंग दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस कि ये सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है. बट ऑल वी हैव टू डिपेंड कि हाँ क्लाइंट के क्या फैक्ट्स है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कोर्ट में तो आपको वो जो क्लाइंट है तो यू हैव टू डू योर ड्यूटी. यस यस राइट, वो ड्यूटी आपको करनी है. करेक्ट. राइट, बट एट द सेम टाइम कुछ केसेस में आई थिंक मैंने एक पैटर्न देखा है कि बहुत सारे लॉयर्स में एक एथिकल वो पॉइंट तो रहता है. जैसे आपके केस में आपने एक रेप का ले रखा है, कईयों में कोई दूसरी चीज़ रहती होगी कि वो अगर आ गया तो नहीं लेने वाले. करेक्ट. कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर सकें जो लोगों को पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बहुत सारे रिश्तों में बड़ी टॉक्सिसिटी में लोग जीते हैं. राइट, तो वो टॉक्सिसिटी को उनको हैंडल करना नहीं आता है. तो किस हद तक क्या लीगल राइट उनका बनता है? कोई इमोशनल टॉक्सिसिटी, चलो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्या लीगल राइट बनता है? मैं रिसेंटली कहीं खबर पढ़ रहा था कि इमोशनल अब्यूज़ को भी कुछ क्रूअल्टी अगेन वुमेन माना जाएगा. ऐसा कुछ रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था. तो उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें तो. देखिए, मेंटल क्रूअल्टी की आप जो बात कर रहे हैं एंड एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सो आई पर्सनली गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट दीज रिलेशनशिप थिंग्स कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में ये हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में ये हो रहा है. एंड मोस्ट ऑफ देम आर मेंटली हैरेस्ड, मेंटली they've destroyed their mental peace due to relationships. तो मेरा ये मानना है कि इसमें काफ़ी सारे लॉज भी हैं which can protect your rights, which can protect your what you have been through. एंड फॉर एग्जांपल आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर किसी के साथ घर में इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, दैट पर्सन कैन फाइल अ केस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इवन फॉर इमोशनल अब्यूज. mainly even for emotional abuse, because section 12 of protection of women from domestic violence act it clear explicitly says that कि आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, then you can approach the court and you can fight these cases against any emotional abuse. So it comes in a category of mental cruelty. Okay. तो ये सारे जो ग्राउंड्स बनते हैं अब्यूज़ के, मेंटल एगनी के, मेंटल हैरेसमेंट के, तो इट कम्स अंडर मेंटल क्रूअल्टी. नहीं, मेंटल क्रूअल्टी को अलग एक दिशा दी गई है, वेदर मेड बी इन द IPC इंडियन पीनल कोड में हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस में हो, चाहे मेल के प्रोटेक्शन राइट्स में भी हो. जैसे अगर ये वर्ड हम मेंटल क्रूअल्टी देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें, कुछ एग्जांपल दें, इसमें इंक्लूड हो सकती हैं? इसमें मेनली ना जो वुमेन होती है, वुमेन सेक्टर ज़्यादा सफ़र करता है. ओके. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़ कि उनकी शादी हो जाती है, वो रिलेशनशिप नहीं निभा पा रहे हैं उनके जो इन लॉज हैं या फिर हस्बैंड हैं, तो उनके साथ मेंटल क्रूअल्टी ज़्यादा होती है इस मामले में. तो ये जो लॉज भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है वुमेन की तरफ से, कीपिंग इन माइंड कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रखी है इन पास्ट, ओनली फॉर वुमेन. बट आप इसमें कह सकते हैं कि मेन के लिए भी ये चीज़ें हैं, मतलब इतनी इंक्लाइंड नहीं है जितनी इंक्लाइंड वुमेन के लिए है. बट मेन के लिए भी एक मेंटल हेल्थ, बीइंग अ मेंटल स्टेबल पर्सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड द लॉ हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इट बीइंग having sides of men and women both. जैसे कई बार, जैसे मैं एक विलेज बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो जो डॉवरी सिस्टम है और वो जो मेंटल अब्यूज़ कई बार डॉवरी को लेकर के, दहेज को लेकर किया जाता है, तो वो भी मेंटल क्रूअल्टी में ही आएगा अगर उसे बार बार हैमर किया जा रहा है. बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि मेंटल क्रूअल्टी IPC में भी है. IPC विच इज़ इंडियन पीनल कोड 1860, जो कि 498A, सेक्शन 498A के अंडर आता है. ये जो आप डाउरी से रिलेटेड मेंटल क्रूअल्टी की बात कर रहे हैं, एंड येस लॉ ने इस पे फोकस किया है, कोर्ट्स ने इसके ऊपर फोकस किया है. एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस जो कि डेली आते हैं डाउरी के लिए, बट फेक केसेस भी आते हैं. बट जजेस नो हाउ टू डील, मतलब वो तो दे नो हाउ टू डील विद सच केसेस.
एंड उनको पता लग जाता है हाँ क्या सच है क्या नहीं है, वो दे आर So द they are able सुप्रीम। to understand, right? So ये जो अच्छा आपने पॉइंट बताया, जो कई बार फेक आते हैं, तो ये जो केसेस चलते हैं कई बार कोई लोग प्रोफाइल बनाते हैं, फिर में भी शादी करते हैं या चीट करते हैं, और दहेज लेके फिर कई मैंने सुना कि बाहर चले जाते हैं। तो इस टाइप के केसेस को किस तरीके से डील किया जाता है? नहीं, डील हर टाइप के केसेस होते हैं, बट फैक्ट सबके अलग अलग होते हैं। अभी Okay. आप देख लीजिए इलाहाबाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें कि एक लड़की ने फेक केस डाला था लड़के के ऊपर। दीज बोथ वर इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 5-7 साल से थे रिलेशनशिप में। तो उन्होंने उनकी नहीं बन पाई, आपस में आगे नहीं बढ़ पाए, तो लड़की ने फेक रेप केस डाल दिया उसके ऊपर। अब लड़की को 10 साल की सज़ा हो रखी है। अगर कोई दहेज लेकर बाहर जा रहा है तो उसके भी अलग अलग प्रोसीजर्स है टू कॉल हिम बैक टू इंडिया एंड अपने केसेस फाइट करके जाए। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजरल लॉ बना रखा है। ये जो मेंटल क्रुएल्टी से रिलेटेड चीज़ें, इसमें पुलिस कितना ज़्यादा सपोर्टिंग रहती है एफआईआर लेने में? बिकॉज कई बार तो कोई मेजर इश्यूज़ में भी ऐसा हो जाता है कि इजीली एफआईआर ली नहीं जाती है। तो कैसा ट्रेंड रहता है जनरली? हाउ सपोर्टिव दे आर? डू दे अंडरस्टैंड? डू दे सपोर्ट और व्हाट? देखिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये है कि मेंटल क्रूअल्टी का जब कोई कंप्लेंट आता है पुलिस स्टेशन में, तो उसको उसको थोड़ा लाइटली लिया जाता है। मतलब Right. क्योंकि एफआईआर एक ऐसी चीज़ है, वो तभी फाइल्ड होती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस एज इन जिस ऑफेंस की सज़ा 3 या 3 साल से ज़्यादा की है, तो उन केसेस में एफआईआर की तरफ जाया जाता है। बट जो लॉ बनाए गए हैं, सरकार ने जो बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाए हैं, तो उसमें उन्होंने एक अलग ही डाइवर्ट कर दिया है मेंटल क्रूअल्टी से रिलेटेड केसेस को। फॉर एग्जांपल, कोई महिला जाती हैं, उनके साथ मेंटल क्रूअल्टी हो रही है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पूरा कोऑपरेट करेंगे और उनको वुमेन सेल में भेज दिया जाएगा। तो एक वुमेन सेल पूरा क्रिएट किया गया है कि हाँ, अगर इस महिला के साथ, इन महिला के साथ कोई मेंटल क्रूअल्टी हुई है, तो उनके साथ वील सेंड दैट वुमेन टू अ वुमेन सेल। वहाँ पर जाके उनकी मीडिएशन कराई जाएगी, सेटलमेंट कराया जाएगा, इवन अदर पार्टी को भी बुलाया जाएगा। तो पहले ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं वुमेन सेल में। अगर वहाँ नहीं निपट पाती तो उसका प्रोसीजर कोर्ट में आगे बढ़ता है। बट एक सपोर्ट सिस्टम तो है, भले ही एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, बट देयर इज ऑल्टरनेट वे जिसमें वो बिल्कुल सुलझाने का प्रयास करते हैं। जो अभी एआई जो लेटेस्ट ट्रेंड में है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड लोग बहुत सारे थ्रेड्स भी देखते हैं कि इससे जुड़े बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, स्पेशली जो डीप फेक आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। तो इसके अराउंड क्या क्या लोगों में राइट्स हैं, या क्या लीगल वो जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस उनके पास में रहते हैं इन इश्यूज से डील करने के लिए? या फिर एआई के अराउंड अगर आप बता सकें कुछ लीगल अभी है कुछ चीज़ें? बिल्कुल है। अगर आप डीप फेक की ही बात ले लेते हैं, अगर कोई इफ समवन मेक्स एनीबडीज डीप फेक वीडियो, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट पूरा बना हुआ है उसके लिए। एंड पीपल जो भी ऐसा लोग बनाते हैं, तो उनको दे कैन बी गवर्न अंडर दिस एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसी में ही उसी में ही है, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आईटी। ओके। तो एआई जो है खतरनाक तो है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि एआई के पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी हमने ऑलरेडी मार्केट में दे रखी है, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी कैन यूज़ एआई टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ, बट एआई कैन नॉट ओवरकम आवर प्रोफेशंस, आवर थिंग्स। सो फ्यूचर में आप कुछ संभावना देखते हैं कि और क्या स्कैम्स आ सकते हैं, क्या क्राइम्स आ सकते हैं एआई से रिलेटेड? एआई से रिलेटेड जो स्कैम्स आ सकते हैं वो यही है कि अब जैसे कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, फ्यूचर की तो बात नहीं करूँगा, अभी प्रेजेंटली मैं बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, वॉइस स्टिमुलेशन होती है, किसी की वॉइस एआई पकड़ के उसी से मैं एक रीसेंट स्कैम देखा है, काफ़ी क्वेरीज आई है मेरे पास इससे रिलेटेड कि मेरे पास फ़ोन आया, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, मेरे ब्रदर का फ़ोन आया कि मेरे को इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। यस। और ये चीज़ जब मैंने अपने सिस्टर और ब्रदर से पूछी, उन्होंने कहा मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। तो ये चीज़ एआई ने करवाई उनके साथ।
तो एआई क्या करती है, वॉइस को अपना बना लेती Clone है, कर लेती है। वहाँ पे फिर कॉल करके पैसे निकलवा रही है। तो ये स्कैम भी बड़ा चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है। तो मैं सोचता हूँ कि एआई किस लेवल तक जा सकता अभी है। रिसेंटली मेरे एक जानकार है रिजवान साजन, अगर आपने नाम सुना, 1% मैन के नाम से दुबई में जाना चाहता है उन्हें। ओके। सो ही इज़ द रियल इस्टेट, मुंबई के स्लम से निकल करके, एंड ही इज़ द रियल इस्टेट किंग। लगभग 5 बिलियन का नेटवर्थ उनका है। तो उनके साथ भी ये कर दिया गया, उनके एक जानकार को उनका वॉइस क्लोन करके कॉल कर ओहो। दिया गया, और कॉल करके 100K दिराम्स और तेरी ये ट्रांसफ़र करवा दिया। तो ही मेड अ वीडियो कि मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा और कोई चांस नहीं है इस चीज़ का, तो प्लीज़ आप प्रोटेक्टेड रहें। तो आई थिंक ये काफ़ी चला था ये ट्रेंड, जहाँ पे लोग अभी चल रहा है, काफ़ी अभी क्वेरीज भी आ चल रही है रहा है। इसकी। बट क्या है ना, इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है लॉ में। मतलब हाँ, अगर इंडिया में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, देन यू कैन एनी टाइम अप्रोच साइबर क्राइम सेल। आप या तो cybercrimecell.gov.in पे जाके इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, ओके, या आपको लगता है कि आपके साथ स्कैम हो चुका है ये वाला, तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करिए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। बिकॉज साइबर क्राइम सेल इज वर्किंग सो हार्ड टू डीमोनेटाइज दी स्कैम्स जो हो रहे हैं। 1930 इज द नंबर 1930 इज द नंबर। एंड वेबसाइट एक बार वेबसाइट इज cybercrime.gov.in। हाँ लवली। ये तो बहुत से लोगों को अब इतनी भी जानकारी नहीं होती है। अब ये नंबर बिल्कुल। इवन मैंने पहली बार सुना है कि ये नंबर पे आप ट्राई कर सकते हैं। लवली। और कोई स्कैम जो भी रिसेंटली चल रहे हैं, इफ़ यू कैन मेक पीपल अवेयर अबाउट इट? सर स्कैम तो यही चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी भी प्रोफाइल बनी हुई है, हमारी भी प्रोफाइल बनी हुई है, तो वही डीप फेक को लेकर अब अपनी एक नई प्रोफाइल खड़ी कर देते हैं, हमारे ही चेहरे से कंटेंट बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब लोगों को फेस वैल्यू पे ट्रस्ट है, इफ दिस पर्सन इज सेइंग हाँ सही होगा, इफ दिस पर्सन इज सेइंग दैट सही होगा। बट जो वो डीप फेक वीडियोज़ है उसमें काफ़ी लोग पहचान नहीं पाते चीज़ें कि हाँ ये वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। अब उनके मुंह से कुछ भी बुलवा दे वो, तो ये स्कैम भी बड़ा खतरनाक हो सकता है आगे। मतलब आपका कोई सेलिब्रिटी जिसको आप जिससे इंस्पायर होते हैं, आप इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अगर आपको कोई गलत चीज़ बता रहा है, देन इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर। जब आप इतना वर्क करते हैं और कई बार बड़े सेंसिटिव केसेस भी आते होंगे, राइट, जो मेंटली कई बार डिस्टर्ब कर सकते होंगे, तो डज दैट हैपन कि कुछ अगर आप ऐसा डिस्कशन कर सकें? नहीं सर, बिल्कुल आते हैं, बट मैं केसेस नहीं बताऊंगा। बट ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जो कि एक मेंटल इम्पैक्ट दे जाते हैं हमारे ऊपर, जी। जिसकी वजह से एनजाइटी भी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, कहीं ये सिचुएशन हमारे ऊपर होती तो हम कैसे डील करते, क्या होता क्या नहीं होता। एंड उसके लिए जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो it always attached to our skin, it always attached to our brains कि हाँ यार ये सिचुएशन को अपने ऊपर लेके देखो, देन वी फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस थिंग। तो हाँ, एंजाइटी लेवल बढ़ते हैं, बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बट एज आई सेड कि मेडिटेशन इज़ द की मैन। आई मीन मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। मेडिटेशन, 1 घंटा एक्सरसाइज हो गई, वो ही काफ़ी हो जाती है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी, इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ। राइट, तो इन चीज़ों को हम इसी तरह टैकल करते हैं जी यार। मैनेज करेंगे, बिल्कुल मैनेजेबल एक है। पार्ट ऑफ द बिजनेस तो ये रहेगा, बिल्कुल मतलब पार्ट रहेगा, ऑफ द बिल्कुल प्रोफेशन तो ये करेक्ट रहेगा। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आप शेयर कर सको कि जिसने थोड़ा नाम वाम नहीं, बट जस्ट एन एग्जांपल कि दिस काइंड ऑफ केस वाज देयर? एंड एक केस आया था मेरे पास, गुड़गांव का ही केस था। अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका। अब उनके साथ क्या हुआ कि कोई इनकी आपसी रंजिश थी, आपसी लड़ाई थी किसी की, 2 व्यक्ति की। तो ही वॉज जस्ट हैविंग गुड टाइम विद हिज फ्रेंड्स। उसके बाद कोई आता है, पिस्टल निकालता है, उसको मार के चला जाता है। 2 मिनट में कहानी ख़त्म। वो चीज़ भी हमने डील कर रखी है। मतलब फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ड्यूरिंग दोज डेज फैमिली भी फाइट बैक करने के लिए आई है, बट लीगली फाइट बैक करने के लिए आई है। एंड दीज पीपल आर आस्किंग फॉर जस्टिस। तो ये चीज़ें दिमाग में भी बड़ा हिट करती है कि हाँ यार, यू न्यू दैट पर्सन, आपको पता था ये बंदा कौन है, और कल परसों आप उससे मिले हो, अगले दिन उसके साथ ये हो गया, देन यू आर फाइटिंग फॉर गेटिंग जस्टिस। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट करती है। कभी ये चीज़ इम्पैक्ट करती है कि आपको
आपको पता था कि दिस पर्सन वाज इनोसेंट एंड बट स्टिल मे बी यू आर डिफेंडिंग इट, यू आर नॉट एबल टू डिफेंड, सो हाउ डज दैट इम्पैक्ट? सर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट अच्छा। अगर होगा तो मैं वो एक नई फीलिंग होगी, उसके लिए अलग पॉडकास्ट रखेंगे हम। बट जो रियलिटी है हाँ मतलब बट इन जनरल आपने देखा है, भले ही आपके साथ नहीं हुआ, बट इन जनरल बिकॉज कई बार ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आती रहती हैं जिसमें बताते हैं कि द पर्सन वाज इनोसेंट और मे बी 8 साल तक जेल में रह गया, 10 साल तक जेल में रह गया और बाद में उसकी इनोसेंस शायद प्रूव भी हो गई और फिर बाद में उसके लिए कुछ किया गया। देखिए So- एक आर्टिकल आया था, 10 साल की जेल हुई थी किसी को मर्डर में, और बाद में पता लगा दैट पर्सन वाज इनोसेंट। तो यू नो उसको इस हिसाब से कॉम्पनसेशन भी दी गई, यू नो, सो दैट ही कैन मूव ऑन इन हिज लाइफ। बट जो 10 साल उसने गवा दिए तो उसकी आई थिंक कोई कॉम्पनसेशन हो है नहीं नहीं, सकता है। चाहे जितना मर्जी उसको पैसा दे दो आप। तो पर यही है कि हाँ बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ें सुनकर, और ऐसा लगता है कि यार हम ऐसा ना कर दे कुछ, मतलब कोई यू नो इनोसेंट आए और हमारी वजह से यू नो ही गेट्स इनटू द दिस कैन बी अ लाइफ टाइम गिल्ट, अगर ये हो जाए तो इट कैन नहीं बी। सो ही नहीं पाएंगे हम रात को। तो कहाँ पे लूपहोल्स रह जाते हैं आपके अकॉर्डिंग? क्या समथिंग नीड्स टू बी चेंज इन सिस्टम? बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल से दैट केसेस इतने स्लो चल रहे होते हैं कि कई बार लोग महीनों दर महीनों, भले ही वो इनोसेंट है तो भी वो कस्टडी में रहते हैं या जेल में रहते हैं और जस्ट चलता रहता है वो। तो क्या कोई सिस्टम में लूपहोल्स है? अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं तो वेयर वुड यू सी द इम्प्रूवमेंट? देखिए मेरे हिसाब से जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है वो ब्रिटिशर्स के ज़माने का चलता हुआ आ रहा है। एंड यू नो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, लोग इतने फास्ट हो गए हैं, यू नो, एंड पीपल आर लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ यार मतलब किसी चीज़ में पैर डाला है, हाथ डाला है तो जल्दी से रिजल्ट आ जाए। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट कोर्ट केसेस तो वो सालों साल चलते रहते हैं। लेकिन कोर्ट ने भी इसके लिए यू नो चीज़ें निकाली है, सॉल्यूशंस निकाले हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कर दिए हैं, अब यू नो लोक अदालत सेटअप कर दी है ताकि जल्दी जल्दी लोगों के केसेस निपटें थोड़े। ओके। बट मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में वो ये है कि अगर देखिए फॉर एग्जांपल हम कोई एमएनसीज में जाते हैं तो दीज पीपल आर यू नो डूइंग डबल शिफ्ट्स। तो इस तरह से हमें भी एक सिस्टम सेटअप करना चाहिए कि हाँ हम कोर्ट्स में भी डबल शिफ्ट्स बना दें, यू नो, जिससे क्या होगा कि और जजेस की जॉब्स निकलेंगी और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। और प्लस फॉर एग्जांपल अभी 10 से लेके 4 बजे तक का कोर्ट होता है हमारा, राइट। तो इस चीज़ को हम 10 बजे से लेके 12 बजे तक एक शिफ्ट कर दे या 2 बजे तक एक शिफ्ट कर दे, 2 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक एक दूसरी शिफ्ट कर दे। इससे केसेस क्या होंगे, बड़ी जल्दी आएंगे, डील होंगे, बिकॉज 25 से 26 हज़ार जजेस हैं हमारे पूरे इंडिया में अराउंड, और केसेस पूरे इंडिया में और 25,000 to 26,000 हाँ जजेस है, एंड कोर्ट्स कितने? और केसेस चल रहे हैं 5 करोड़ के अराउंड। तो आप लगाइए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू नो एवरी जज टू टैकल ईच एंड एवरी मैटर इन देयर पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस एज अ जज। तो ये चीज़ हम बढ़ा सकते हैं डबल शिफ्ट्स करवा कर। और प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आधे केसेस तो पुलिस स्टेशन तक ही ख़त्म हो जाते हैं अगर करना चाहे तो। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ इन पे एफआईआर हो गया, वो एफआईआर आगे बढ़ती गई, वो चीज़ें जहाँ पर जो चीज़ें रुक सकती है वहाँ पे रुकवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन में भी हमें यू नो एडवोकेट्स बिठा देने चाहिए, 2 या 4 एडवोकेट शिफ्ट्स में बिठा देने चाहिए कि हाँ कोई केसेस आ रहा है तो पहले इन भाई साहब से कंसल्ट करो कि इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, ताकि यू नो एक एरिया ऑफ ट्रस्ट भी रहे लोगों में। हाँ मैं आया हूँ तो यू नो ये सॉल्यूशन सही दे सकते हैं हमें, ये सरकारी वकील है हमारे। राइट। तो इस तरह से भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है हमारे देश में, जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, केसेस भी बड़ी जल्दी डील। लवली। एज अ लॉयर आप काफ़ी सारे चैलेंजेस और सब आपने बताया, आध्यात्मिकता का कितना रोल आप अपनी लाइफ में देखते हैं? क्या आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि आपने काफ़ी बार मेडिटेशन और इन सब चीज़ों का नाम लिया, सो क्या वो चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहता है? बिल्कुल सर रहता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि मैं बड़ा यू नो आउट ऑफ पाथ चल रहा था,
जी एंड एज एन व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एक शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट किया एंड इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर, तो मुझे अपने आप ही रास्ता दिखता गया। आई मीन उसके लिए किसी की मेरे को एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इट वाज ऑल नेचुरल, इट वाज ऑल स्पिरिचुअल आई वुड से, बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी फोकस लेवल बढ़ जाता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एंड यू कैन सी व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग वेरी क्लियरली। बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर, एनी 3 लेसन्स जो आप अपनी अभी तक की ज़िंदगी में से लोगों को देना चाहेंगे? 3 लेसन्स मैं यही बोलूँगा यार। आई मीन जब आपको भी कुछ अचीव करना है लाइफ में, स्टे फोकस्ड, अपना मेंटल पीस बना के रखो यार, क्योंकि अगर मेंटल पीस बना रहेगा तो लंबे चलोगे, अदरवाइज ढकेले जाओगे और दबोचे जाओगे। दूसरी चीज़ यार, अपने एक प्रिंसिपल्स फॉलो करो और अपने एथिक्स साथ में लेके चलो। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आपको पता होता है कि हाँ मैं सही रास्ते राइट जा रहा हूँ तो गलत रास्ते लेफ्ट जा रहा हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू चूज़ द राइट पाथ एवर। आप गलत रास्ते जाओगे तो फिर गलत ही होगा, सही जाओगे तो सही होगा, और ये सबको पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है। राइट। और तीसरी चीज़ यार, लोगों की ब्लेसिंग्स लेते रहो, लोगों की हेल्प करो किसी तरह, किसी भी ज़रिए के थ्रू। एंड जब इन लोगों की दुआएं, लोगों की ब्लेसिंग्स, लोगों की स्माइल्स आपको हिट करेंगी तो आपको अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक आपने कहा सही रास्ते पे चलो, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई थ्रेट मिला हो कि कई बार आप सपोज़ कि आप किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट में हैं और अपोजिट पार्टी ने कुछ थ्रेट करने का कोशिश किया हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? सर देखिए, मुंह पे तो थ्रेट नहीं मिलता, बट ऑब्वियसली इफ वी आर डीलिंग विद सच क्रिमिनल केसेस कि जिसमें कि सामने वाली पार्टी इज़ मोर लाइक अ क्रिमिनल और अ माफिया टाइप, तो अपने को एक अंदर से प्रोटेक्शनल वैल्यू समझ आ जाती है अपनी कि हाँ यार, इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस केस तो यार आप कोर्ट में सबके बाहर हो, कोर्ट के बाहर नहीं हो। तो वो चीज़ हमेशा माइंड में रहती है एंड यू बिकम्स मोर प्रोटेक्टिव अबाउट योर फैमिली, योर वेयर अबाउट्स। इनफैक्ट इन चीज़ें को ध्यान में रख के हमें भी फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं कि हाँ, लेट्स नॉट टेल एवरीबडी एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो एक प्रोटेक्शन बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है, हाँ, बिकॉज एक अपना कॉन्शियस लेके चलना पड़ता है हर चीज़ में। राइट, परफेक्ट। सो नाउ विल मूव टू द रैपिड फायर, जी सो गेट रेडी। आशीष, आपके हिसाब से वुमेन राइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट लीगल चेंज क्या होना चाहिए? वुमेन राइट्स में कोई चेंज ऐसा एज सच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वुमेन हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट मैं ये कहूँगा कि वुमेन के काफ़ी सारे राइट्स ऐसे हैं जो कि मेल्स के काफ़ी अगेंस्ट है। अच्छा। एंड a lot of laws, a lot of rights are more inclined towards women, जो कि हमें इक्वली करने चाहिए, मतलब इक्वली सेटल करने चाहिए। मेल को भी प्रॉपरली प्रोटेक्शन बिल्कुल। देना चाहिए। एक ऐसा लॉ जो हर मैन और वुमेन को पता होना चाहिए। यार आपको आपके डेली लॉज पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लॉज है, आप जा रहे हो तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आपको पता होने चाहिए। दैट इज आपके फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कि यार इफ़ वी आर सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस एंड वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड एंड नॉट डूइंग एनी ऑब्सीन एक्टिविटी, तो उसके लिए हमारे पास क्या राइट है। देन आई वुड लाइक टू टेल द पीपल कि आपके पास सेक्शन 294 आपको पता होना चाहिए आईपीसी का, कि विच क्लियरली सेज दैट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी ऑब्सीन एक्टिविटी इन द पब्लिक प्लेस, then nobody, I mean no policeman can come and intervene in your relationship that you're handling. एनिमल क्रूअल्टी के खिलाफ आपकी कोई फेवरेट लीगल विक्ट्री रही हो? There were street dogs, जहाँ पर मैं गया था, देहरादून गया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ समय बिताया, कुछ काम था वहाँ पे, तो इट्स बिन 10-15 डेज मैं वहाँ पे रहा। उसके बाद ना मेरे नेबर में ही there were some people who used to hit street dogs, तो फिर उनकी कंप्लेंट लिखवाई, उनके अगेंस्ट एक्शन करवाया। बिकॉज इफ इवन आई वांट टू टेल योर पब्लिक, आई वांट टू टेल whoever is listening to this podcast कि if someone is physically abusing street dogs, physically abusing any animal, you can just simply file a police complaint. आप सेक्शन 428, 429 IPC में उनको सज़ा दिलवा सकते हैं,
उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा सकते हैं। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी मैंने देखा है रिसेंटली, जहाँ पे इतने केसेस आते हैं कि आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट जहाँ पे कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके काटने से बहुत सारे लोगों में रेबीज़ होना या इश्यूज़ होना होता है। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करें गवर्नमेंट लेवल पे, कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट अपनी एक गवर्नमेंट ने भी अपना चालू कर रखा है कि हाँ, जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको सबको डायरेक्शंस दे रखी है कि सबको जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको रेबीज़ फ्री बनाया जाए, उनको ढंग से मेडिकेशंस दी जाए, एंड दीज पीपल आर डूइंग देयर जॉब। एंड देखिए, जहाँ तक रही कुत्तों के काटने की बात, जैसे कि आपने बताया डॉग्स काट लेते हैं किसी को, तो देखिए उसका यही है कि आप यू कैन ऑलवेज फाइल अ कंप्लेंट इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कि आपके साथ ऐसा हादसा हो रहा है या आप हर रोज़ इस गली से जा रहे हैं तो ये फलाना डॉग आके आपकी काम में इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है, तो इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो वो खुद आएंगे, उसको उठाएंगे, या तो कहीं और उसको रिप्लेस करेंगे, या दे आर गोइंग टू वर्क ऑन योर इशू। तो जैसे अभी मैं सितंबर में लंदन में था, तो वहाँ कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते हैं, तो वो क्या सिस्टम है उनका, वो किस तरीके से मैनेज करता है? वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? पेट्स आर देयर बट स्ट्रीट डॉग्स कोई देखने नहीं मिलते। देखिए, वहाँ पर एक सिस्टम है कि आप जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, उनके लिए एक सेवेज होम बनाया जाता है जहाँ पर उनको रखा जाता है और उनकी केयर करी जाती है। बट बीइंग एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और सब अपने में इतना बिजी हैं, और इवन सरकार जो है स्टेप्स लेती हैं, बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बट मेरा ये मानना है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए एक स्पेशल होम बनना चाहिए, कि हर एक एरिया में एक स्पेशल होम होना चाहिए जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स को फीड करा जाए, वहाँ पे उनको रखा जाए, ट्रेन करा जाए। और इससे क्या होगा कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, कि लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा, सरकार जो प्रोवाइड कर सकती है, और लोगों की सेफ्टी में भी ज़्यादा हैम्पर नहीं होगी चीज़ें। मेंटल हेल्थ के लिए आपका फेवरेट एक्टिविटी क्या है? सर, मेडिटेशन ऑलवेज। मेडिटेशन और जिम दोनों में से क्या प्रेफर करते? मेडिटेशन। आपकी ऑल टाइम फेवरेट बुक कौन सी है और इसमें आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया है? सर, मैं ऑल टाइम नहीं बोलूँगा, बट आई कीप ऑन रीडिंग बुक्स। बट अभी जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ वो है इकिगाई, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल बुक बिकॉज उसमें आपको बताया जाता है कि हाउ टू कीप योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सो बैलेंस, सो दैट यू कैन अचीव योर थिंग्स इन लाइफ जो कि आप चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। फ्री टाइम में आपका सबसे पसंदीदा एक्टिविटी क्या होता है? फ्री टाइम में मैं योगा करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज माई फादर इज़ हिमसेल्फ PhD इन नेचुरोपैथी। सो उन्होंने बचपन से ही हम दोनों भाइयों को ट्रेन कर रखा है। एंड इफ़ आई टेल यू, योगा से बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं है लाइफ में यार। आई मीन, क्या आपको लगता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ लॉज और उसके बारे में अवेयरनेस और ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। एंड मैं तो चाहता हूँ मेरे जैसे और करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए, जो कि आज की डेट में हो भी रहे हैं, और दे आर डूइंग देयर बिट, कि हाँ, लोगों को अवेयर कर रहे हैं चीज़ों से। एंड जो भी साधन हमें मिल पा रहे हैं उसके थ्रू वी आर जस्ट मेकिंग आवर स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट देयर लॉज एंड राइट्स। और ये हर तरीके से होना चाहिए, जो भी हमें साधन मिले आगे। किस तरीके के केसेस आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं? मेरे को ना चैलेंजिंग चीज़ें बहुत पसंद है। तो जब भी मेरे पास बेल मैटर्स आते हैं, क्रिमिनल बेल मैटर्स आते हैं, तो और उसमें इफ़ आई अचीव व्हाट आई हैड गॉन टू अचीव इन द कोर्ट, मतलब बेल मिल जाती है, तो मेरे को वो इनर सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज बेल इज़ द ओनली मैटर जहाँ पे ना आप बड़ा स्विफ्टली आपको डिसीजन मिल जाता है। बाकी चीज़ें तो थोड़ी प्रोसीजर वाइज लटकी रहती है। आपके करियर का सबसे सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग डिसीजन या मोमेंट? एज आई टोल्ड यू इन कोविड, कि व्हेन आई वाज ऑन माय फोन यूजिंग सोशल मीडिया, and it was just a useless method at that point in time for me which I was doing। तो उसके बाद मेरे दिमाग में थॉट आया, यार इसको यूज़फुल कैसे बनाया जाए।
and this is what I've created in these 4-5 years. Lovely. And who inspires you the most? Yeah, everybody inspires me who is doing good. Even you are an inspiring person for me. आप भी अपना काम कर रहे हैं. जो बंदा अपना काम ढंग से अच्छे से करता है, he is an inspiration. Yeah.